नमस्कार, सलाम सबको। क्वांटम मैकेनिक्स की सीक्वेंस के अगले लेक्चर में आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ एटम्स विद वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आज हम एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा खूबसूरत सा लेक्चर लेकर आप सबके सामने हाजिर है, लेकिन ये जितना छोटा है एग्जामिनेशन में उतना ही बड़ा इन द सेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बोहर्स क्वांटम कंडीशन फॉर डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। हम लोगों ने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। हम लोगों ने बोहर्स थ्योरी बड़ी डिटेल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की, और अब इनके बीच का एक लिंक जो है वो हमें डिस्कस करना है। समटाइम्स पंजाबी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ जाता है कि बोहर्स क्वांटम थ्योरी के साथ साथ डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट्स की जो करस्पॉन्डेंस है उसको डिस्कस किया जाए और प्रूव दैट डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट इज इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स क्वांटम थ्योरी। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। तो आपको किस तरीके से पेपर के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड व्हाट यू हैव टू राइट वो मैंने इस बोर्ड पर लिख के रखा है। इसके साथ आगे क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। सो देखिए, बोहर्स क्वांटम कंडीशन फॉर डी ब्रॉय हाइपोथेसिस आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस अ वेव इज एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके साथ एक वेव हमेशा एसोसिएटेड होती है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p और h अपॉन mv, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हमने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की बात की। अब डी ब्रॉय जो है वो क्वांटम की अगर मैं बात करूं कि बोहर्स थ्योरी के कंटेक्स्ट में कैसे बात करते हैं, वो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथेसिस डी ब्रॉय प्रपोज्ड एन एटॉमिक मॉडल। उन्होंने फिर से, ये होता है ना कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं एक दूसरे के बीच में इनको टांग अड़ाने की बड़ी बुरी आदत होती है ना। जब रदरफोर्ड ने काम किया तो बोहर ने टांग अड़ाई, बोहर ने काम किया तो डी ब्रॉय ने टांग अड़ाई। अब डी ब्रॉय क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि लीजिए मेरा मॉडल, मेरी डिश को आप लोग देखिए। उन्होंने कहा इन विच स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ बोहर्स मॉडल वर रिटेन्ड। जो बोहर ने स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था उसको उन्होंने एज सच रखा। देखिए, इन विच स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ बोहर मॉडल वर रिटेन्ड बट द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स वर सेड टू बिहेव एज वेव्स। डी ब्रॉय ने कहा कि जो कुछ बोहर महाशय ने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो वेव की तरह रिवॉल्व करता है। वो कोई एक पार्टिकल नहीं है, इट इज अ वेव। मैं कहूँ कि यहाँ से जैसे केमिस्ट्री में आप लोग ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, कुछ ऐसी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर चलता है तो हमें लगता है कि एक वेव ज़ूम 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 एक वेव जो है वो चल रही है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज विच कैन कंटेन कंप्लीट वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है ये। इन अदर वर्ड्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज इन विच सर्कमफेरेंस इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ। उन्होंने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक वेव को कंप्लीट करता है। मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, देखिए यहाँ से ये वेव इस तरीके से शुरू हुई। आपको पता है कि दिस इज वन वेव, और जब आप इनको ऐसे कॉन्टिन्यूटी में बनाएंगे तो सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो पूरी वेव जो है वो बन जाती है। तो अगर कहीं पर ऐसा हुआ, देखिए जैसे ये है, मैंने यहाँ पर वेव्स बनानी शुरू की, अब यहाँ पर ऐसे क्रॉस होगी, आकर कॉन्टिन्यूटी में वेव नहीं बनी, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय ये वाला ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वहाँ स्टेबल होगा, वही ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होगा जहाँ पर ये वेव्स जो हैं वो कंप्लीट रहेंगी। मतलब जो ये सर्कमफेरेंस है 2πr, इसके अंदर बहुत सारी वेव्स आएंगी, दैट विल बी इक्वल टू सम वेवलेंथ इनटू इट्स मल्टीपल, जो कि हमने यहाँ लिखा। इन अदर वर्ड्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज इन विच सर्कमफेरेंस इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ। सर्कमफेरेंस हमें पता है 2πr होती है एंड इट विल बी इक्वल टू सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ n इंटू लैम्डा। तो ये जो n है दिस इज सम इंटीजर, और इसकी जो वैल्यू है दिस n इज एन इंटीजर हैविंग वैल्यूज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, 3 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ये हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा मैं यहाँ से पुट करवा दूंगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बड़ा सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं किया। डी ब्रॉय ने यहाँ से अपने लैम्डा को उठाकर यहाँ पर पुट करवा दिया, और उससे उनको क्या मिला, बोहर्स पोस्टुलेट, थर्ड्स बोहर्स पोस्टुलेट, एंड ही सेड दैट माय थ्योरी इज इन करस्पॉन्डेंस विद बोहर्स थ्योरी। देखिए कितना आसान रहा उनके लिए। हम लोगों को सुनने में जितना आसान लगा, एक्चुअली में इतना आसान नहीं था। तो आई होप आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। इसके बाद 2πr एंड लैम्डा, इसके बाद आपको क्या लिखना है,
जो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, इस एक्सप्रेशन नंबर 1 को आपको पुट करवाना है इन एक्सप्रेशन नंबर 2। तो एक्सप्रेशन नंबर 2 में जैसे ही पुट करवाएंगे हम, इक्वेशंस में लिखी रहने देती हूँ। तो देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है h अपॉन v। तो यहाँ से इसको मैं इधर ले जाती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, इसको पता है कि इसको कहाँ जाना है। सो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एंड दिस इज नथिंग बट बोहर्स थर्ड पॉस्टुलेट। जो बोहर की क्वांटम थ्योरी थी उसका थर्ड पॉस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट से शुरू होकर हम कहाँ पहुँच गए हैं, बोहर्स क्वांटम कॉन्सेप्ट पे पहुँच गए हैं। सो यू कैन से दैट येस, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस इज वेल जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना होता है और आपको 100% मार्क्स मिलेंगे इफ यू विल कीप राइटिंग ऑल दिस। तो ये था एक पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको आ जाता है डिस्कस द करेक्शन इन बोहर्स थ्योरी फॉर फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि हमें पता है, अब अगला जो हमें क्वेश्चन करना है दैट इज कि जो बोहर का कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर बोहर्स थ्योरी की लिमिटेशंस डिस्कस की। उसके अंदर एक लिमिटेशन ये रही कि उन्होंने न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट माना, न्यूक्लियस को रेस्ट पे माना और इलेक्ट्रॉन्स जो वो कहा कि गोल 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 उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं बेचारे। बट हमें पता है रियलिटी में नथिंग इज दैट एब्सोल्यूट रेस्ट। तो उसमें कुछ क्या करना पड़ा, बोहर को फिर से एक नया तड़का अपनी डिश में लगाना पड़ा। वो हमें अब डिस्कस करना है कि क्या था। सो करेक्शन, नेक्स्ट इज करेक्शन in Bohr's theory according to, किसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा, for finite mass of nucleus, for finite mass of nucleus। मतलब न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो बेचारा चल भी ना पाए, बेचारा इतना भी मोटा नहीं है। सो मैं बोलती रहूँगी, आप लोग लिखते रहिए, आपके नोट्स बन जाएंगे। तो देखिए, बोहर कंसीडर्ड न्यूक्लियस एट रेस्ट and due to its heavier mass as compared to electron, and that is why he derived all of its theory. But actually mass of nucleus is finite and both electron and nucleus revolve around a common center of mass। क्या हुआ कि जब बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस रेस्ट पे है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, रियलिटी इज फार अपार्ट, रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में क्या होता है कि अगर दो चीज़ें हैं तो उनका एक सेंटर ऑफ मास होता है। अगर एक सिस्टम है तो उनका एक सेंटर ऑफ मास होगा जहां पर हम दोनों का मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम करेंगे, फिर ही क्लासिकल थ्योरी इंप्लीमेंट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो वो जो सेंटर ऑफ मास है उसके चारों तरफ ये दोनों रिवॉल्व करते हैं। तो अब हमें इसको थोड़ा सा ट्विस्ट जो है वो उसको स्टडी करना पड़ेगा। सो लेट अस सपोज, मैंने मान लिया कि कैपिटल M जो है दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस and let us suppose that small m be the mass of electron। मैंने माना, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस हमें दोनों मानने पड़ेंगे। एंड लेट आर बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। ये मान लीजिए बड़ा भाई हो गया, ये मान लीजिए छोटा भाई हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस कैपिटल M, ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्मॉल m, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सपोज r। और आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास नहीं है, सॉरी मास, पता नहीं टंग ट्विस्टिंग क्यों हो रही है इतनी। तो सेंटर ऑफ मास जो है दैट ऑलवेज लाई क्लोजर टू द हैवियर मास। तो ये न्यूक्लियस के थोड़ा नज़दीक होगा। मैंने माना लेट अस सपोज C बी द सेंटर ऑफ मास एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम न्यूक्लियस एंड एट ए डिस्टेंस r माइनस x फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये गोल 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 घूम रहे हैं, रिंगर रिंगर रोजेस कर रहे हैं। तो let x be the distance between nucleus and center of mass and r minus x be the distance between electron and center of mass. Therefore, I may say that in equilibrium condition center of masses, moments of masses are equal. वो moments of masses equal किस तरीके से होते हैं कि अगर मैं इस center of mass, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 x1 यानी कि mx प्लस ये आ जाता है m r माइनस x अपॉन m1 प्लस m2।
ये हो जाता है। और अगर मैं इसको सेंट्रल पोजीशन मानती हूँ तो ये वाला आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाला आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो मैं इसके आगे लगा दूंगी नेगेटिव सिंबल बिकॉज यहाँ पर मेरे पास वेक्टर नोटेशन में है। तो अब देखिए क्या है कि ये अगर मैं अपना ओरिजिन यहीं पर कंसीडर कर रही हूँ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0, और अगर ये 0 हो गया तो देखिए ये इधर आके ये भी बेचारा 0 बन जाएगा, तो माइनस एम एक्स प्लस एम आर माइनस एक्स इक्वल टू 0 और एम एक्स इज इक्वल टू एम आर माइनस एक्स। तो यहाँ से जब आप कह देते हैं कि दिस इज नथिंग बट मोमेंट्स ऑफ मासेज आर इक्वल, तो आप लोग डायरेक्टली भी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप मोमेंट्स ऑफ मासेज को इक्वल ला कर दिखा भी सकते हैं। यू कैन ऑल्सो जस्टिफाई, जैसे कहते हैं कि अदालत प्रूफ मांगती है तो आप प्रूफ भी दे सकते हैं। सो यहाँ से अब आप क्या कीजिए, एक्स की वैल्यू ले लीजिए। एक्स की वैल्यू लेने के लिए एम एक्स एम आर माइनस एम एक्स, ये बेचारा इधर आएगा, एम एक्स माइनस वाला इधर आके प्लस बन जाएगा, एम आर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, दूसरी साइड आके उसको साइन बदलना ही पड़ता है। सो एम आर यहाँ से एक्स जो है दैट विल बी एम अपॉन एम प्लस एम इंटू आर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई है एक्स की। नाउ यूजिंग अगेन इक्वेशन नंबर 1, अब मैंने क्या किया, अगेन 1 को यूज करके वहां से r माइनस एक्स की वैल्यू निकाली। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ से 1 इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू लेनी है, r माइनस एक्स की। ये वैल्यू हो जाएगी m अपॉन एम इंटू एक्स। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पर दोबारा पुट करवा देते हैं यूजिंग 2 r माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे ही सिर्फ पुट करवानी है हमें, तो m इंटू आर अपॉन m प्लस m ने m को मारा तो r माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, m अपॉन m प्लस m इंटू आर। ये वैल्यू हो गई r माइनस एक्स की। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक हो गया हमारा काम। उसके बाद हम बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द न्यूक्लियस अबाउट सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यूक्लियस अबाउट सेंटर ऑफ मास in, मास ऑफ न्यूक्लियस m, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से x स्क्वायर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन m, इसका डिस्टेंस r माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम अबाउट सेंटर ऑफ मास L क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा, न्यूक्लियस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू ओमेगा। यहाँ पर हम I की वैल्यू पुट करवा देते हैं एम एक्स स्क्वायर प्लस एम आर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ओमेगास दोनों साथ में रहेंगे। अब हमें x और r माइनस एक्स की वैल्यूज पुट करवानी है। सो यूजिंग इक्वेशंस 2 एंड 3, तो देखिए x की वैल्यू m ओमेगा, x की वैल्यू m r अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर, इसको हम पुट करवा देते हैं एग्जैक्टली सेम, प्लस m ओमेगा m अपॉन m r अपॉन m प्लस m इसका स्क्वायर। ये वैल्यू भी पुट करवाई। यहाँ से L आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। यू विल राइट एलसीएम m अपॉन m स्क्वायर, ऊपर हमारे पास क्या आएगा m स्क्वायर स्मॉल m स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा, प्लस यहाँ पर रहेगा स्मॉल m कैपिटल M स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा। अब जो टर्म्स कॉमन है उनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, L इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m r स्क्वायर ओमेगा बाहर लिया, अंदर बचा स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल M का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर ने इसको मारा, तो L हमारे पास आया m अपॉन m, m प्लस m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये टर्म क्या है, म्यू, विच इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और मैं कहूँ 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m। और हमें पता है कि नॉर्मली जो एंगुलर मोमेंटम L है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, L इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करते हैं, और भोर साहब ने भी किया,
तो उन्होंने कहा कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम दीज इक्वेशंस दैट ड्यू टू द मोशन ऑफ न्यूक्लियस अ फैक्टर म्यू रिप्लेसेस स्मॉल m इन द एक्सप्रेशन, मतलब एक मास को फैक्टर म्यू ने रिप्लेस कर दिया। तो जो इक्वेशंस हम ऑलरेडी डिराइव कर कर आए हैं, एनर्जी की एक्सप्रेशन हमें पता है क्या होती थी, -me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। तो उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेशन में इस m को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, म्यू से रिप्लेस कर दीजिए। सो दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन ऑफ एनर्जी। और यहीं से हमने जो वेव लेंथ, वेव नंबर जो भी डिराइव किए थे, आपको याद होगा वेव नंबर की वैल्यू 1/λ वाज इक्वल टू me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर उस सिस्टम के लिए था जहाँ पर हमने दो लेवल्स n1 और n2 कंसीडर किए, n2 से n1 इलेक्ट्रॉन जंप किया, फॉल हुआ और h न्यू एनर्जी रिलीज हुई। तो बोहर साहब कहते हैं कि आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ इस m को हटाकर यहाँ पर म्यू लगा देना है। तो जहाँ जहाँ पर m है आपको वहाँ वहाँ लगाना है म्यू। तो म्यू गाना गाएगा जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ तू। तो ये देखिए ये जो r है दिस इज़ नथिंग बट रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो 1/n1 स्क्वायर minus 1/n2 square and this r Rydberg constant is here μe⁴ upon 8 epsilon naught square h स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये जो म्यू है रिड्यूस्ड मास, दिस इज ऑलवेज लेस देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इवन न्यूक्लियस का मास तो है ही है, दिस इज स्लाइटली लेस देन, इसीलिए तो इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं क्योंकि ये घट गया, छोटा हो गया। सो दिस इज स्लाइटली लेस देन m। और अगर ये छोटा है, दिस इज द रीजन दैट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर स्लाइटली ग्रेटर देन दैट इन केस ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स के अंदर हम लाइन वेट स्पेक्ट्रल लाइंस बड़ी डिटेल के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ डिस्कस करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स को भी लेंगे। थैंक यू सो मच।